अच्छा जी, तो उसके बाद जो है इन्होंने सब एराकनॉइड हेमरेज को डिस्कस किया है। सबसे पहले जो है हमने कंप्लीट स्ट्रोक में सेरेब्रल इन्फाक्शन को डिस्कस किया पूरा डिटेल में। उसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक हमने यहाँ पर कवर किया, और अब जो है आ जाता है सब एराकनॉइड हेमरेज उसी में। तो ये जो टर्म है सब एराकनॉइड हेमरेज, ये डिस्क्राइब करती है स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये खुद ही जो है ना ब्लीडिंग होती है, आर्टीरियल ब्लीडिंग होगी सब एराकनॉइड स्पेस के अंदर, ये स्पॉन्टेनियस होती है रादर देन ट्रॉमेटिक के बजाय ये स्पॉन्टेनियस होती है। और मोस्ट ऑफ जो सब एराकनॉइड हेमरेज होती है वो आपने याद रखना है कि बेरी एन्यूरिज्म्स, जो सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म्स होते हैं उनकी वजह से होती है, जो वन ऑफ द मेजर सेरेब्रल आर्टरीज में डेवलप होते हैं, या फिर उन्हीं की जो ब्रांचेज हैं एट द सर्कल ऑफ विलस, उनमें से जो है ये सब एराकनॉइड हेमरेज होगी। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर 8 to 10% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स जो है वो सब एराकनॉइड हेमरेज की वजह से होते हैं। तो अंडरलाइन कॉजेज़ क्यों हुआ ये सब एराकनॉइड हेमरेज, उसमें मोस्ट कॉमन जो है 70% यही होता है सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म, जो सर्कल ऑफ विलिस में बन जाते हैं। इसके अलावा लेस कॉमन जो है 10% आर्टेरियो वीनस मेलफॉर्मेशन की वजह से, 10% आर्टेरियो वीनस मेलफॉर्मेशन, एंड 20% जो केसेस होते हैं उनमें सब एराकनॉइड हेमरेज में कोई भी लेजन हमें नहीं मिलती। ठीक है, अब कुछ रेयर एसोसिएशंस होती हैं उन पेशेंट्स में जिनको सब एराकनॉइड हेमरेज हुआ है, तो साथ में उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, या माइकोटिक एन्यूरिज्म, फंगल जो एन्यूरिज्म हो जाता है इन द एंडोकार्डाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकती है, साथ में ब्रेन ट्यूमर, आर्ट्राइटिस, जिस तरह एसएलई में आर्ट्राइटिस होती है, और इसके अलावा क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा भी एसोसिएशन है, मार्फन सिंड्रोम भी सब एराकनॉइड हेमरेज में साथ हो सकता है, एलर-डेनलोस सिंड्रोम, या पॉलीसिस्टिक किडनीज़। अब क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है, पेशेंट जो है आपके पास किस तरह प्रेजेंट करेगा सब एराकनॉइड हेमरेज वाला। तो याद रखिएगा कि सब एराकनॉइड हेमरेज जो है ऑफन ड्यूरिंग एक्सर्शन जो है होगी, फॉर एग्जांपल लाइक स्ट्रेनिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स। सिम्टम्स जो है इसके रैपिडली इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हो रहे होते हैं विथ मेनिंजियल इरिटेशन। ठीक है, मेनिंजियल इरिटेशन वाले जो सिम्टम्स हैं जैसे नेक स्टिफनेस वगैरह, पेन, और इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने वाले जो सिम्टम्स होते हैं लाइक वॉमिटिंग वगैरह। तो सबसे पहला हेडेक है, इसमें जो है सडन सिवियर किस्म का हेडेक होता है, जो कि आपने याद रखना है ऑक्सीपिटल रीजन में रेडिएट करेगा। ठीक है, सब एराकनॉइड हेमरेज में इस तरह का हेडेक होगा। वॉमिटिंग और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, और उसके बाद पेशेंट को हेडेक होगा, पहले वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक स्टिफनेस होगी, फोटोफोबिया की कंप्लेन, और टोनिक क्लोनिक सीजर्स भी समटाइम पेशेंट को प्रोवोक हो सकते हैं। अब जब फंडोस्कोपी करेंगे ऐसे पेशेंट की, तो सब एराकनॉइड हेमरेज के साथ उसको आपको जो है सब हाइलॉइड एंड रेटाइनल हेमरेज भी मिलेगी। समटाइम्स पेपिलिडीमा भी मिल सकता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से। फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द नेबरिंग क्रेनियल नर्व्स बाय ब्लड क्लॉट। ठीक है, जो ब्लीडिंग हुई है वो फिर फर्दर कंप्रेशन कर रहा है, तो उससे फिर फर्दर जो है विजुअल फील्ड इफेक्ट होंगे ऑप्टिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से। थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, हेमीपैरेसिस भी हो सकती है। ठीक है, ये कंप्रेशन की वजह से इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये इसके जो है क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं। अब आपने इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी है, सबसे पहले जो है इसमें सीटी स्कैनिंग आ जाती है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। इस तरह फिगर में भी देखें तो सीटी स्कैन पे आपको जो है ब्लड जो है सब एराकनॉइड स्पेस में नज़र आ जाता है तकरीबन 90% ऑफ द केसेस में, जबकि यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल सीटी स्कैन है। दूसरा, आपने लंबर पंचर जो है याद रखिएगा कि सिर्फ तभी परफॉर्म किया जाता है जब सीटी स्कैन पे आपको ब्लीडिंग जो है नज़र नहीं आई, तो फिर आप जो है लंबर पंचर करवाएंगे, क्योंकि लंबर पंचर से जो है फर्दर हर्निएशन ऑफ द ब्रेन हो सकती है, क्योंकि पेशेंट का जो है सब एराकनॉइड हेमरेज में इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस्ड होता है, तो फिर आप नीचे लंबर पंचर करेंगे तो हर्निएट हो जाएगा ब्रेन। तो इसीलिए हम रूटीनली लंबर पंचर जो है परफॉर्म नहीं करते, अगर ब्लीडिंग नज़र ना आई तो फिर परफॉर्म किया जाता है। और इसमें जो है आपको CSF में येलो जेंथोक्रोमिक जो है आपको CSF नज़र आएगा आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ दी सब एराकनॉइड हेमरेज। ठीक है, ब्लीडिंग की वजह से उसमें आपको येलो कलर नज़र आएगा ड्यू टू जेंथोक्रोमिया। अब मैनेजमेंट किस तरह आपने करनी है पेशेंट की। मोस्टली जो सब एराकनॉइड हेमरेज वाले जो पेशेंट होते हैं वो डेड होते हैं, या फिर वो कुछ ही दिनों के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, तो कोमा और इसके अलावा सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है इनकी भी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को जो है इस तरह की होती है प्रोग्नोसिस। बाकियों में जो है जब आपने एंजियोग्राफी की तो आपको एन्यूरिज्म नज़र आ सकता है, तो एन्यूरिज्म जो है फिर उसके लिए आपने डायरेक्ट न्यूरोसर्जिकल अप्रोच के थ्रू क्लिप लगाना होता है नेक ऑफ द एन्यूरिज्म पे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। और इसके अलावा आप बस इमीडिएट सपोर्टिव मेजर्स ही करेंगे कि उसकी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म बना और फिर ये हेमरेज हुई है।
और जो सेरिब्रल इडीमा है पेशेंट को, उसके लिए आप इसको डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड्स देंगे। ये हो गई इसमें मैनेजमेंट सब एरेक्नॉइड हेमरेज की। अगला है सब ड्यूरल हेमरेज। अच्छा जी, इस फिगर में देखिए जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये इसमें ड्यूरा मैटर है, ठीक है। नीचे ब्रेन है, ऊपर जो है येलो कलर का स्कल है, और सबसे बाहर जो है उसमें स्किन है। तो ये जो ग्रीन कलर की जो ड्यूरा है, उससे अगर नीचे हो हेमरेज तो उसको सब ड्यूरल हेमरेज कहेंगे, उससे ऊपर जो है एपीड्यूरल कहेंगे। अभी जो हम डिस्कस करें वो सब ड्यूरल हेमाटोमा है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है ब्लड एक्यूमुलेट कर जाता है इस सब ड्यूरल स्पेस में जब रप्चर ऑफ वेन होगा, ठीक है। जबकि एपीड्यूरल में हमारी आर्टरी होती है, स्पेशली जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है। तो ये जो है सब ड्यूरल हेमरेज, ये ज़्यादातर हेड इंजरी की वजह से, ऑलमोस्ट ऑलवेज आपने याद रखना है, हेड इंजरी की वजह से होता है। तो इसमें जो इंटरवल होता है बिटवीन द इंजरी एंड द सिम्टम्स, वो दिनों से लेके हफ्तों या महीने भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को हेडेक, कन्फ्यूजन और ड्राउजीनेस ये कॉमन होता है। हेमीपैरेसिस या सेंसरी लॉस भी डेवलप हो सकता है। तो सब ड्यूरल हेमरेज जो है एल्डरली में और जो अल्कोहलिक्स हैं उनमें बहुत कॉमन है, क्योंकि वही बात कि इंजरीज़ को ज़्यादा प्रोन होते हैं, इवन माइनर इंजरी से उनको ये सब ड्यूरल हेमरेज हो जाती है। अगला ही बुक में है जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज या एपीड्यूरल हेमरेज। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्कल वॉल्ट फ्रैक्चर की वजह से होता है, और इसमें हमारी जो ब्रांच होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी की, वो टियर हो जाती है, ठीक है। स्कल का फ्रैक्चर है, उसकी वजह से एपीड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होगा। तो आर्टरी जो है रप्चर हुई है। इसकी जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है वो हेड इंजरी ही होती है विद ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉलोड बाय लूसिड इंटरवल ऑफ रिकवरी, ठीक है। लूसिड इंटरवल का यही मतलब होता है कि टेम्परेरी जो है उसमें पेशेंट की जो है कॉन्शियसनेस रीगेन हो जाएगी, और उसके बाद अगेन जो है उसका एल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है मेंटल स्टेटस एल्टर होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं लूसिड इंटरवल ऑफ रिकवरी। तो इसमें जो है पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है। अब पेशेंट जो है फिर डेवलप करता है प्रोग्रेसिव हेमीपैरेसिस एंड स्टूपर एंड रैपिड टेंटोरियल कोनिंग विथ इप्सिलेटरल डायलेटेड प्यूपिल फॉलोड बाय फिक्स्ड बायलेटरली डायलेटेड प्यूपिल, टेट्राप्लेजिया एंड डेथ, ठीक है। इसमें फिर जो है इसका प्रोग्रेसिव किस्म की नेचर होती है एक्स्ट्रा ड्यूरल एपीड्यूरल हेमाटोमा की, के बाद में जो है पेशेंट को फिर स्टूपर डेवलप होगा, हेमीपैरेसिस होगी, रैपिड टेंटोरियल कोनिंग, ठीक है। टेंटोरियल कोनिंग यानी कि ब्रेन जो है सेरिब्रम जो है हर्निएट कर जाता है फोराम एंड मैग्नम से, सेरिब्रल टॉन्सिल्स जो है हर्निएट करेंगे, उसको हम कहते हैं, वो डेवलप होगा। और इसके अलावा साथ में जो है पेशेंट को फिर इप्सिलेटरल उसी साइड की जो है डायलेटेड प्यूपिल होगा, फिर बाद में दोनों साइड के बायलेटरली फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल और टेट्राप्लेजिया भी डेवलप हो जाएगा, एंड देन डेथ। तो ये होता है इसका एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हेमरेज का कोर्स। यहाँ पर ये हम हमारी जो सारी जो है टॉपिक्स हेमरेज के, हेमरेजिक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। इस फिगर में भी देखें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज दिखाई गई है, और ये जो पिक्चर है यहाँ पर सब ड्यूरल हेमरेज की दिखाई गई है। नेक्स्ट जो अब हमारे पास अगला जो लास्ट टॉपिक है इस स्ट्रोक का, वो है केस प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रोक। अच्छा जी, तो केस प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रोक में सबसे पहले हिस्ट्री में आपने पहले पेशेंट से जो है उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखने होते हैं कि किस वजह से उसको जो है स्ट्रोक हुआ है। उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के फैक्टर्स अलग हैं, एम्बोलिज्म के अलग हैं, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में हाइपरटेंशन की वजह से होता है, वो आपने रूल आउट करनी है, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। और एम्बोलिज्म के जो फैक्टर्स हैं लाइक इस्कीमिक या वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ तो नहीं है उसको, एरिथमियाज, एंड प्रीवियस कोई ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ हो या स्ट्रोक हुआ हो तो वो भी जो है आगे जाके स्ट्रोक करवाता है, वो भी एज ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आपने देखना है हिस्ट्री में। अब ऑनसेट आपने पूछना है कि वो ग्रेजुअल ऑनसेट का था या सडन ऑनसेट। ग्रेजुअली अगर स्ट्रोक हुआ है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा कि इवोल्विंग स्ट्रोक में होता है, वो थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है, क्योंकि थ्रोम्बोसिस सडनली तो नहीं होती, ऐसा ऐसा प्लैक बिल्डअप होकर फिर कम्प्लीटली जो है वो ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है। लेकिन सडन ऑनसेट अगर हुआ है स्ट्रोक का तो वो एम्बोलिज्म हो सकती है या हेमरेज हो सकती है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर एसोसिएटेड फीचर्स आपने देखने हैं कि पेशेंट को साथ में स्ट्रोक के साथ सीजर है, हेडेक, एल्टर्ड कॉन्शियसनेस है। फिर आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे। जब आप एग्जामिन करेंगे स्ट्रोक के पेशेंट को, आपने ब्लड प्रेशर जो है चेक करना है, उससे फिर आपको हाइपरटेंशन डिस्क्लोज हो सकती है, जिसकी वजह से फिर स्ट्रोक हुआ है। पल्स देखेंगे, पल्स इसलिए देखते हैं कि उसमें फिर हमें एरिथमियाज मिल सकते हैं। आप पल्स को कंपेयर करेंगे रिलेटेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। नेक के एग्जामिनेशन में आपने कैरोटिड पल्स चेक करनी है, कैरोटिड ब्रूई
स्कल्टेट करनी है। कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में आपने एम्बोलाई के सोर्स को जो है डिटेक्ट करना है, रूल आउट करना है। जैसे कि आप एरिथमियास को करेंगे, मरम्बर देखेंगे किसी वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ की वजह से। फिर जाइंट सेल आर्टराइटिस के लिए आपने टेम्पोरल आर्टरी को भी पाल्पेट करना है और फंडोस्कोपी करनी है ताकि आपको वहाँ पे रिटाइनल आर्टरी में कोई एम्बोलाई तो नहीं है उसको देखने के लिए, ठीक है, फंडोस्कोपी करेंगे। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो स्पेशल की जाती है स्ट्रोक के पेशेंट्स में, वो आगे पूरी डिटेल में गिवन है। तो मेनली जो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं वो एक्चुअली उसका गोल यही होता है कि हमें एनाटॉमिक साइट ऑफ लेशन पता चले, ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स जो होंगे वो यही बताएंगे कि किस जगह पे जो है लेशन है। तो वो आपने याद रखने सिम्टम के, ये अगर सिम्टम हो रहे हैं तो उसमें ये वाला कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस जो है उस एनाटॉमिक साइट ऑफ लेशन पे ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हम जो है हम परफॉर्म करेंगे अगर सर्जरी, अगर जो है लेजन कैरोटिड सर्कुलेशन में है तो हम इजीली सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्टिब्रो वास्कुलर जो आर्टरी है उसमें अगर हो गई है लेजन, या फिर लैक्यूनर सर्कुलेशन जो बिल्कुल स्मॉल वेसल्स होती है ब्रेन पैरेन्काइमा में, उनमें अगर लेजन हुई है तो फिर हम सर्जरी तो नहीं कर सकते, सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही ऑफर कर सकते हैं। इसलिए लेजन को जो है ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। अब स्ट्रोक में जो लेजन होती है वो 3 जगहों पे हो सकती है, या तो कॉर्टेक्स में होगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, कोरोना रेडिएटा एंड इंटरनल कैप्सूल में हो सकती है, या फिर ब्रेन स्टेम में। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सबसे पहले जो है ड्यू टू द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोटर एरियाज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स देयर मे बी मोनोप्लेजिया और इनकम्प्लीट हेमीप्लेजिया, ठीक है। यानी अगर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे मोटर कॉर्टेक्स की, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में उसका वाइड एरिया होता है, तो अगर कॉर्टेक्स में लेजन हुई भी है तो उसमें डिफरेंट जो है हो सकता है, यानी सिर्फ मोनोप्लेजिया भी हो सकता है, सिर्फ सिंगल लिम्ब इन्वॉल्व हो, या हेमीप्लेजिया यानी हाफ साइड जो है, एक साइड पूरी इंटायर आधी साइड बॉडी की इन्वॉल्व हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है। तो पेशेंट जो वो प्रेजेंट करते हैं विद अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेस एंड लिम्स ऑन द सेम साइड। याद रखिएगा कि कॉर्टेक्स में, कोरोना रेडिएटा एंड इंटरनल कैप्सूल में भी जो है ना अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया होता है कि यानी एक साइड का अगर फेस इन्वॉल्व है उसी साइड की लिम्ब भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ब्रेन स्टेम में जो फाइबर्स हैं वो क्रॉस करते हैं, इस वजह से ब्रेन स्टेम की जो लेजन होगी तो उसमें क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया होगा। यानी अगर फेस में अगर हेमीप्लेजिया राइट साइड पे हुआ है तो अब लेफ़्ट साइड के लिम्ब्स जो हैं उनका हेमीप्लेजिया होगा क्रॉसिंग की वजह से। तो ये बात इसने कही है। अब आगे जो है डिटेल में कॉर्टेक्स, फिर उसके भी फर्दर लोब्स, फिर इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा एंड ब्रेन स्टेम, इन सारी की जो होंगी लेजन, उनके सिम्टम्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है इस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसमें पहले फ्रंटल लोब को देखें। फ्रंटल लोब में अगर पेशेंट को लेजन हुई है तो वो आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, मोनोप्लेजिया या हेमीप्लेजिया, डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ उस हिसाब से, एक लिम्ब या पूरी हाफ साइड। इसके अलावा डिस्फेजिया होगा पेशेंट को। डिस्फेजिया यानी डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि ब्रोकाज एरिया भी है तो फ्रंटल लोब में आ जाता है, तो डोमिनेंट हेमिस्फेयर इन्वॉल्व हुआ, फिर वो ब्रोकाज भी हो गया तो डिस्फेजिया होगा। इसी तरह फ्रंटल लोब की लेजन में हेड एंड आई मूवमेंट जो होती है ना ऑपोजिट साइड की, उनकी पैरालिसिस होगी। और इसके अलावा एंटी सोशल बिहेवियर होगा विथ चेंज ऑफ द पर्सनैलिटी, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन एंड फीसिस, ठीक है। पर्सनैलिटी चेंज, पर्सनैलिटी को कंट्रोल हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसिस ये भी हमारा जो है फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। इनहिबिशन होती है, वो लॉस ऑफ इनहिबिशन हो जाएगा तो इनकॉन्टिनेंस होगी। इसके अलावा पॉजिटिव ग्रैस्प रिफ्लेक्स, नॉर्मली ये सिर्फ इन्फेंट्स में पॉजिटिव होता है, जब आप कोई चीज़ देंगे तो वो होल्ड करेगा पेशेंट, ये इन्फेंट्स में होगा, लेकिन अब फ्रंटल लोब की लेजन में ये पॉजिटिव मिलता है हमें। अगर आप इस पिक्चर को भी देखें तो ये नंबर 1 जो है फ्रंटल लोब है। अगर इस टेबल को भी अब याद कर लें आप, मैक्लियोड से है, तो फ्रंटल लोब में की जो फंक्शन है पर्सनैलिटी कंट्रोल करता है, इमोशनल रिस्पॉन्स और सोशल बिहेवियर। अगर लेजन हो गई है तो वही बात है, डिसइनहिबिशन होगी, ठीक है, जो मिक्चुरेशन वगैरह, इनकॉन्टिनेंस होगी, लैक ऑफ इनिशिएटिव, एंटी सोशल बिहेवियर, इम्पेयर्ड मेमोरी, इनकॉन्टिनेंस, ग्रैस्प रिफ्लेक्स, एनओस्मिया, ठीक है। तो ये फ्रंटल लोब की लेजन में। फिर पैराइटल लोब की लेजन जो है किस तरह प्रेजेंट करती है, वो डिपेंड करता है फर्दर कि डोमिनेंट साइड पे हुई है या नॉन डोमिनेंट जो है उसका सेंसरी कॉर्टेक्स जो है इन्वॉल्व हुआ है। तो प्रेजेंट करेगा कॉन्ट्रालेटरल डिस्टर्बेंस ऑफ कॉर्टिकल सेंसेशन एज फॉलोइंग, पोस्चरल सेंसेशन एंड सेंसेशन ऑफ पैसिव मूवमेंट्स आर डिस्टर्ब्ड, एक्यूरेट लोकलाइजेशन ऑफ लाइट टच जो है वो लॉस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टेक्टाइल लोकलाइजेशन जो है वो लॉस हो जाएगी, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लॉस्ट होगी,
साइज, शेप, टेक्सचर, वेट, ये चीज़ें अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा पेशेंट, लॉस ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ, इसको हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। इसके अलावा सेंसरी इनअटेंशन। सेंसरी इनअटेंशन क्या होता है कि इसमें पेशेंट के जो सेंसरी पाथवेज है वो बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सेंसरी स्टिमुलाई को वन साइड ऑफ द बॉडी पे जो है उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो इसमें यही बात कर रहा है कि जब बोथ लिम्स जो है टच की जाएंगे, एट द सेम टाइम पेशेंट इज़ ओनली अवेयर दैट वन कॉन्ट्रालेटरल टू द नॉर्मल पैराइटल लोब, जो पैराइटल लोब है नॉर्मल साइड का, उसकी ऑपोजिट वाली जो साइड होगी कॉन्ट्रालेटरल बॉडी, वहाँ पर अगर टच किया जाएगा तो उसके बारे में पेशेंट सिर्फ अवेयर होगा। लेकिन जब सेपरेटली जो है टच किए जाएंगे तो पेशेंट जो है दोनों लिम्स को रिकोगनाइज़ कर पाएगा। यानी हम आसान वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि सेंसरी इनअटेंशन में होता क्या है, जब पेशेंट जो है ना स्टिमुलाई फील कर सकता है अफेक्टेड साइड पे, जब आप स्टिमुलाई देंगे तो वो फील कर सकता है, ठीक है, जब आप इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप साइमल्टेनियसली जो है इसको स्टिमुलेट करेंगे तो दोनों को साथ वो जो है ना रिकोगनाइज़ करने में उसको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसको मुश्किल होगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप उसको बायलेटरल स्टिमुलाई दे रहे हो दोनों साइड पे, तो फिर वो सिर्फ रिएक्ट करेगा टू द साइड ऑपोजिट टू द ब्रेन लेजन, ठीक है, ब्रेन लेजन है, फिर जो उसकी ऑपोजिट वाली साइड है जहाँ पे ब्रेन लेजन नहीं है उसको जो है यानी कि वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो जो अफेक्टेड साइड होगी उसको एसेंशियली बिल्कुल इग्नोर करेगा। ठीक हो गया, अफेक्टेड साइड को। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेंसरी इनअटेंशन होती है पैराइटल लोब की जो है डैमेज में। यानी पेशेंट को आपने बायलेटरल स्टिमुलाई दिया और अफेक्टेड साइड जो है वो उसने इग्नोर कर ली, वो उसको नहीं करेगा सेंस। दोनों साइड पे आपने स्टिमुलाई दिया, अफेक्टेड को इग्नोर करेगा, दूसरा जो रिस्पॉन्ड करेगा उसको कहते हैं सेंसरी इनअटेंशन, और ये पैराइटल लोब लेशन में होता है। यहाँ पर भी यही बात की गई है कि यहाँ पर हमारा आ गया पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में भी डोमिनेंट साइड, नॉन डोमिनेंट साइड दो में जो है डिवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो डोमिनेंट साइड है उसका हमारा फंक्शन यही होता है पैराइटल लोब का, वो कैलकुलेशन करता है लैंग्वेज में, प्लान्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, एप्रिशिएशन ऑफ साइज, शेप, वेट एंड टेक्सचर। इसीलिए जब लेजन होती है तो उस पेशेंट को जो है एस्ट्रियोग्नोसिस हो रहा है, लॉस ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ द साइज, शेप एंड वेट एंड टेक्सचर, ठीक है। तो इसीलिए अब इनकी जो लेजन होंगी वो आपने याद रखनी है कौन सी होती हैं। कैलकुलेशन नहीं कर रहा, डिसकैलकुलिया, लैंग्वेज अफेक्ट हो रही है, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया भी जो है, स्पीच रीडिंग जो है उसकी अफेक्ट हो रही है, एप्रेक्सिया, टास्क और मूवमेंट यानी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मोटर मूवमेंट्स इनएबिलिटी टू परफॉर्म, एग्नोसिया होगा, ठीक है, सेंसेशन को रिकोगनाइज नहीं कर पाएगा ब्रेन डैमेज की वजह से, उसको कहते हैं एग्नोसिया। और इसके अलावा होमोनिमस हेमिएनोपिया भी होगा, जो कि बायलेटरली जो है हाफ विजन जो है उसका लॉस होगा। तो ये डोमिनेंट साइड पे अगर हो लेशन। नॉन डोमिनेंट साइड जो है पैराइटल लोब की हमारी, वो कंट्रोल क्या करती है, स्पाशियल ओरिएंटेशन एंड कंस्ट्रक्शनल स्किल्स, ठीक है, स्पाशियल ओरिएंटेशन जिस जगह पे सराउंडिंग वगैरह उसकी नॉलेज, और कंस्ट्रक्शनल स्किल्स यानी कि ड्राइंग एंड कॉपिंग जो है पेशेंट की, ये जो है कंट्रोल हमारा पैराइटल लोब ही कर रहा होता है। तो अगर लेशन हो जाए नॉन डोमिनेंट साइड पैराइटल लोब की, ठीक है, उसमें अगर फिर लेशन हो तो निगलेक्ट ऑफ द नॉन डोमिनेंट साइड, उसको निगलेक्ट करेगा। और इसके अलावा स्पाशियल डिसओरिएंटेशन होगी, कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया होगा, ड्रेसिंग एप्रेक्सिया, ड्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को, और होमोनिमस हेमिएनोपिया। तो ये पैराइटल लोब की लेशन है। तो यहाँ पर भी जो है नॉन लेजन ऑफ द डोमिनेंट पैराइटल लोब और नॉन डोमिनेंट को इसने क्लासीफाई कर दिया है कि डोमिनेंट वाली जो है अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें राइट एंड लेफ्ट लिम्ब को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा पेशेंट, और उसको फिंगर एग्नोसिया अभी हमने कहा होगा, तो उसको फिंगर एग्नोसिया भी होगा कि फिंगर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, डिफ़िकल्टी। अच्छा, फिंगर एग्नोसिया जो है ये नहीं होता कि पेशेंट को पता नहीं है कि उसकी फिंगर्स हैं। असल में एक्चुअली इसमें इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में पेशेंट जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि फिंगर्स जो हैं अपने ही हैंड में फिंगर को भी रिकोगनाइज नहीं कर पाता और दूसरे के में भी। यानी हम आसान वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते हैं कि जब जो है पेशेंट को कहा जाएगा कि आप रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर कोई भी जो है बताएं कौन सी है, तो अपने हैंड में भी नहीं बता पाएगा, किसी और के भी हैंड में नहीं बता पाएगा, ठीक है। जब आपने उसकी मिडिल फिंगर भी आप टच करेंगे कोई भी फिंगर, तो उसमें जो है वो उसको करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपने कौन सी वाली पकड़ी है, टच की है, तो उसको कहते हैं फिंगर एग्नोसिया, ठीक है। और इसमें एक्चुअली राइट या लेफ़्ट इसमें भी जो है कन्फ्यूजन होती है कि डिसओरिएंटेड होता है पेशेंट, लेफ़्ट राइट डिसओरिएंटेशन हो जाती है कि कौन से हैंड की है। कमांड देंगे तो फिंगर मूव भी नहीं कर पाएगा, फिंगर मूवमेंट में भी जो है प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उसकी जो है फाइन मोटर मूवमेंट्स जो है वो भी अफेक्ट होती है इसमें।
तो ये भी डोमिनेंट पैराइटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसलिए फिंगर एग्नोसिया होगा। ए कैलकुलिया वही फिंगर एग्नोसिया ही आगे जाके ए कैलकुलिया भी करवाता है, ए ग्राफिया भी कराता है, राइटिंग में प्रॉब्लम, ठीक है। ए ग्राफिया डिस्टर्बेंस ऑफ राइटिंग, ए कैलकुलिया डिस्टर्बेंस ऑफ कैलकुलेशन। अब नॉन डोमिनेंट जो पैराइटल लोब है वो कैसे प्रेजेंट करता है? लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ द ऑपोजिट लिम्ब, पेशेंट डिनाइज वीकनेस इन डिफरेंस टू इलनेस। यानी पेशेंट को जो है वीकनेस नहीं है, बस वो पेशेंट कहेगा कि उसकी जो ऑपोजिट लिम्ब है उसमें उसको नहीं पता कि उसका दूसरा लिम्ब भी है, लॉस ऑफ अवेयरनेस होगी, ठीक है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ड्रेसिंग, कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया होता है कि पेशेंट जो है ऑब्जेक्ट्स को जो है सिंपल डिज़ाइन में अरेंज नहीं कर पाएगा, ऑल्दो अंडरस्टैंड कर पाएगा। यानी इसमें पेशेंट जो है ना बिल्ड नहीं कर पाता, असेंबल चीज़ों को नहीं कर पाता, ड्रॉ नहीं कर पाता चीज़ें। तो यानी उसको इवन तो उसको पता है इसने ये करना है और वो फिजिकली मूव भी कर पा रहा है, उसको कोई वीकनेस नहीं है, वो डिनाई करेगा उसको वीकनेस नहीं है, लेकिन उसको वो कर नहीं पा रहा वो काम। तो की इशू होता क्या है इसमें? यानी इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रहा, कॉपी नहीं कर पा रहा, बिल्डिंग ब्लॉक आप देंगे वो नहीं बना पाएगा, पजल नहीं बना पाएगा, इवन ड्रेसिंग भी नहीं कर पाता पेशेंट। तो वीकनेस वगैरह इसमें नहीं होती। मेनली इसमें स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल जो ओरिएंटेशन है पेशेंट की वो अफेक्ट हुई है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ना उसमें प्रॉब्लम हुआ था पैराइटल लोब की लेजन की वजह से। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब की लेजन। तो वो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? पेशेंट को जो है कॉर्टिकल डेफनेस होगी, ठीक है। यानी कॉर्टिकल डेफनेस यही होता है कि कान तो सुन पा रहे हैं लेकिन उसको पेशेंट इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा साउंड को, क्योंकि ब्रेन में कोई इशू है, ठीक है। टेम्पोरल लोब की लेजन में कॉर्टिकल डेफनेस होती है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, पेशेंट को आवाज़ें आती हैं, ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन, ठीक है, स्मेल और डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होंगे। वर्निक्स एफेजिया व्हेन द लेजन इज इन द डोमिनेंट हेमिस्फीयर। वर्निक्स एफेजिया में क्या होता है कि पेशेंट जो है उसमें उसको स्पोकन और रिटन जो लैंग्वेज होती है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसको हम रिसेप्टिव एफेजिया भी कहते हैं, सेंसरी एफेजिया, फ्लुएंट एफेजिया, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, जो लिखा हुआ है, जो बोला जा रहा है, वो जो इवन खुद भी बोल रहा है। तो उसको वो ब्रोकाज उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैसी कैसी रीजन है। ब्रोकाज में अब ये होता है कि वो मतलब उसकी स्पीच हार्ट होती है, लेकिन वर्निक्स एफेजिया में वो बोलता फ्लुएंटली है बिल्कुल, और नॉर्मल रिदम के साथ ग्रामर भी बिल्कुल सही होती है, लेकिन बस वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वर्निक्स एफेजिया, जो कि टेम्पोरल लोब की लेजन में होता है। फिर ऑक्सीपिटल लोब की लेजन है, ये किस तरह प्रेजेंट करेंगे? कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। कॉर्टिकल यानी आइज़ बिल्कुल सही है लेकिन इंटरप्रेट नहीं हो रही इमेजेस, तो विजुअल पाथवे आगे, क्योंकि कॉर्टेक्स में जो है प्रॉब्लम है। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होगी, विजुअल हेलुसिनेशंस होगी, विजुअल इल्यूजन जैसे माइक्रोप्सिया, मैक्रोप्सिया, ऑब्जेक्ट्स जो है छोटे या बड़े नजर आएंगे रिस्पेक्टिवली। अब आता है, ये सारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर जो है लेजन होती है किस तरह से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे हमें फीचर्स मिलेंगे। अब इंटरनल कैप्सूल में अगर लेजन होगी तो हमने कहा कि यहाँ पे भी कंप्लीट कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया एज अ फाइबर्स आर कंडेंस्ड इन स्मॉल एरियाज, ठीक है। स्मॉल एरियाज में क्योंकि कंडेंस्ड है फाइबर्स, तो कंप्लीट कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया होगा। अब इसमें जो है कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें से हमें पता है कि जो कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्स क्रॉस करते हैं तो वो ब्रेन स्टेम में जो है क्रॉसिंग होती है, उनकी डीकसेशन होती है बिफोर कि वो अपने टारगेट जगह पे फिर जाएँ। तो ये फाइबर्स यहाँ से जब पास करते हैं, फिर अगर यहाँ इंटरनल कैप्सूल में अगर लेजन होती है तो इसीलिए जो है कंप्लीट कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जो है हेमिप्लेजिया होगा क्रॉसिंग की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनल कैप्सूल के लेजन में पेशेंट जो है वो कॉन्शियस और अलर्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि इंटरनल कैप्सूल में जो लेजन है वो सिर्फ जो है मोटर और सेंसरी पाथवेज उसमें से जा रहे हैं उनको अफेक्ट कर रही है, लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस होती है वो इसमें मेंटेन रहती है, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारा जो ब्रेन स्टेम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो इंटायरली वो कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरह हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल इसमें स्पेयर्ड है, वो तो अफेक्ट नहीं हुआ, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी इंटैक्ट है। तो इसलिए पेशेंट की कॉन्शियसनेस अलर्टनेस सही रहेगी, विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी इसमें रेयर होंगे। अब आता है ब्रेन स्टेम की लेजन लास्ट में। तो पेशेंट जो है ब्रेन स्टेम में, अब हमने कहा पीछे भी पढ़ा कि इसमें जो है सिर्फ क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होता है, क्योंकि फाइबर्स क्रॉस करते हैं, दैट इज़ वन और मोर देन वन क्रेनियल नर्व्स ऑफ वन साइड, वाइल हेमिप्लेजिया ऑन द अदर साइड होगा। फेस यानी एक साइड का अगर फेस पे जो है पैरालिसिस हुई है तो कॉन्ट्रालेटरल साइड की लिम्ब जो है या बॉडी पैरालिसिस होगी क्रॉस हेमिप्लेजिया की वजह से। एक साइड की अगर जो है क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हुई है तो दूसरी पूरी साइड की जो है हेमिप्लेजिया हो जाएगी बॉडी की। इसी तरह अभी अगर आप ये फिगर देखें तो ब्रेन स्टेम में अगर लेजन हुई है, और अगर हम बात करें कि वो लेजन मिड ब्रेन में हुई है, तो मिड ब्रेन की लेजन जो है वो थर्ड नर्व पाल्सी के साथ प्रेजेंट करेगी। अगर लेजन पोन्स में हुई है तो सिक्स्थ और सेवन्थ नर्व की पाल्सी हो गया, एब्डूसन एंड फेशियल, ठीक हो गया।
इसके अलावा अगर वो ब्रेन स्टेम में जो लीजन है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में हुई है, ठीक है, मेडुला के लेवल पे हुई है, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? 9, 10, 11 और 12th नर्व की पाल्सी के साथ। ठीक हो गया। 9, 10, 11, 12 यानी ग्लोसोफेरेंजियल, वैगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल, ये सारी जो है इनकी पैल्सी होगी। तो डिपेंड करता है कौन से लेवल पे जो है ब्रेन स्टेम में लेजन हुई है। दैट्स इट। यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ फ्रॉम द बुक इनाम दानिश। अगली वीडियो से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।